नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों ही अभी पुराने यहाँ पर किंग के पैलेस में आ गए थे। जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर किंग रिया को काफ़ी मिस कर रहे थे। तो इधर वो जब अलेक्जेंडर से पूछते हैं तो वो उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी आर्यन अपनी आंखों के इशारे से अलेक्जेंडर को कुछ भी कहने से मना कर देता है। तो इधर किंग अब उनकी बातों को सुनने के बाद कहता है, मैं तुम्हारे इशारों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। इधर यहाँ पर अब आयशा मारवा कहती है, अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आप हमसे कह सकते हैं। इधर अब यहाँ पर क्योंकि आपको रिया की याद आ रही है। इधर ये सुनते ही अब किंग आयशा की तरफ देखने लगते हैं और अब वो कहते हैं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे रिया की याद नहीं आ रही। अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये कहते हुए ही वो चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लावर आइलैंड की भी उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो इधर एक तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अब तक यहाँ पर स्वाति ने अपना काम पूरा कर दिया था। वो जैसे ही यहाँ पर लैब से बाहर जाने वाली थी कि तभी वो सोचती है, एक बार अपने रूम में जाने से पहले मैं एक बार जया को देख लूँ कि वो अब उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उसके ऑपरेशन के बाद मैंने उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाई, इसलिए मुझे एक बार जाकर जया के घाव को देखना चाहिए। और यही सब सोचकर अब स्वाति मल्होत्रा मेडिकल रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर मेडिकल रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि जया अभी भी अपनी उसी सिचुएशन में ही यहाँ पर बेड पर लेटी हुई थी। जया को इस तरह से बेहोश में देखकर अब स्वाति मल्होत्रा चुपके से यहाँ पर धीरे से उसके पास जाती है और अब उसे एग्जामिन करने लगती है कि अब उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। और अब उसे एग्जामिन करने के बाद कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकल कर आती है तो इससे पहले कि स्वाति यहाँ पर बाहर निकल कर कहीं और जाती कि तभी सामने करण गुलेरिया उनके सामने आ जाते हैं। और करण को इस तरह से देखकर स्वाति खुद हैरान थी कि आखिर करण यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन करण जो कि स्वाति मल्होत्रा को ही घूर कर देख रहे थे। इधर करण को इस तरह से अपनी तरफ घूर कर देखता हुआ देखकर इससे पहले कि स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया को कुछ भी कहती कि तभी उसकी नज़र अब यहाँ पर आसमान से आ रहे एक गरुड़ पर जाती है। ये गरुड़ वही गरुड़ था जो स्वाति मल्होत्रा का गरुड़ था। उसे देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब समझ जाती है कि ये जरूर उसके लिए कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा। इसलिए अब उस गरुड़ से बात करने के लिए यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब उस गरुड़ के पास जाती है। वो यहाँ पर करण से दूरी बनाते हुए थोड़ा सा उसके पास चली जाती है। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा उस गरुड़ के पास जाती है तो उस गरुड़ ने भी वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के साथ अब आई कॉन्टैक्ट किया और इधर गरुड़ जो भी इंफॉर्मेशन स्वाति मल्होत्रा को देना चाहता था वो सारी की सारी बातें अब तक स्वाति मल्होत्रा भी समझ गई थी, क्योंकि गरुड़ ने सब कुछ बता दिया था। इधर जैसे ही गरुड़ ने सब कुछ बताया तो सब कुछ जानने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया से कहती है, देखो करण, मुझे दिल्ली जाना होगा। करण गुलेरिया जो कि पहले ही स्वाति को घूर कर देख रहे थे और इधर अब स्वाति का ये सब ये बात सुनने के बाद अब वो यहाँ पर एकदम हैरानी में कहते हैं, तुम वहाँ पर क्या करोगी स्वाति? इस तरह से अचानक से दिल्ली जाने का क्या मतलब है? देखो, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। इधर करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, बात को समझने की कोशिश करो करण, मुझे दिल्ली जाना ही होगा, वो भी हर हाल में, क्योंकि मेरा दिल्ली जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुनते ही यहाँ पर करण गुलेरिया अब स्वाति को रोकने की कोशिश करते हैं। वो इससे पहले उसे रोकने के लिए कुछ भी कहते, लेकिन इधर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब उनकी बिना किसी बात को अब सुनते हुए यहाँ पर अब कहती है, देखो, अपने
मैं यहाँ से जा रही हूँ करण, लेकिन हाँ मेरे इस पैलेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं लौट जाती तब तक इस पैलेस की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इससे पहले कि उसकी इस बात को सुनकर करण फिर से कुछ कहते, बस ये कहने के बाद स्वाति यहाँ पर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो यहाँ पर करण गुलेरिया के किसी भी तर्क वितर्क को कुछ भी नहीं सुनती, ये भी नहीं सुनती कि आखिर करण उससे क्या कहना चाहते थे। वो उसे घूर कर क्यों देख रहे थे। इधर स्वाति मल्होत्रा, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में थी, वो यहाँ पर करण को कुछ भी ना, उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए सीधा ही अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर करण जो कि बस स्वाति मल्होत्रा को ही देखते रह जाते हैं। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अपने कमरे में पहुंचती है तो वो अब कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर अब वो सीधा ही बाथरूम में अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए चली जाती है। अब तक करण गुलेरिया भी यहाँ पर अपनी स्वाति के इस कमरे में आ गए थे, क्योंकि उसे स्वाति से बात करनी थी कि ऐसे अचानक से ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो स्वाति इस तरह से इंडिया में जा रही है। और करण ये भी जानते थे कि स्वाति का इस तरह से अकेले वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो जब तक यहाँ पर अपने पैलेस में है तब तक ही वो दोनों यहाँ पर सुरक्षित हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पापा उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए अब करण वहाँ पर अब जब अपने रूम में आते हैं, वहाँ आने के बाद वो यहाँ पर स्वाति को इस कमरे में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर स्वाति कहीं भी दिखाई नहीं देती। स्वाति को इस कमरे में ना पाकर अब यहाँ पर करण अपने मन में ही सोचते हैं जरूर स्वाति बाथरूम में ही चेंज करने के लिए गई होगी, क्योंकि अभी तो वो यहाँ पर इस कमरे में आई थी। यहाँ पर करण गुलेरिया ये सब सोचते हुए ही अब यहाँ पर सोचते हैं कि उसे स्वाति से बात करना होगा। अगर वो भी यहाँ से गए तो स्वाति फिर सच में इंडिया के लिए निकल जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर रहकर स्वाति का वेट करना ही होगा। और ये सब सोचकर अब करण गुलेरिया वहाँ पर बेड पर बैठ जाते हैं और वो स्वाति के बाथरूम से आने का वेट करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब स्वाति मल्होत्रा बाहर आती है तो स्वाति को देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा का वहीं पर ही रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं अब मुझे देखो स्वाति, अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे सच बताओ कि तुम इंडिया में क्यों जा रही हो, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो फिर तुम अकेले क्यों जा रही हो। देखो, तुम्हें अकेले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इधर करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, मुझे अनिका की मदद करनी है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और अनिका की मदद करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा हर हाल में। और हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक काम है। तुम तब तक राजमहल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो, क्योंकि मैं इंडिया में जाकर सब संभालती हूँ, और तुम राजमहल के बारे में सोचना, क्योंकि अब दुश्मन कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं नहीं स्वाति, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरह से तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं तुम्हें पहले खो चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा तुम्हें खोने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। दैट्स इज फाइनल। इसके आगे मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले जाने का चांस नहीं ले सकता। इधर करण गुलेरिया की ये बात सुनते हुए अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, अगर यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं होता तो मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ लेकर चलती, या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ आने से नहीं रोकती। लेकिन ये भी तो सोचो ना करण कि अगर तुम अभी मेरे साथ चलोगे तो यहाँ पर जया भी तो है, जिसका अभी रिसेंटली ही मैंने ऑपरेशन किया है, और जया अभी इस हालत में नहीं है कि वो कहीं भी जा सके, क्योंकि उसे टाइम टू टाइम उसे दवाइयाँ भी देनी है, उसके मेडिसिन्स वगैरह वो सब, ग्लूकोज वो सब चेक करना है। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी एब्सेंस में तुम इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। और सिर्फ जया ही नहीं, अक्षय वर्मा को भी तो कौन देखेगा। ये तुम भी जानते हो ना कि अक्षय वर्मा भी यहाँ पर इसी पैलेस में है। इधर स्वाति की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं,
देखो देखो स्वाति, जया जया तक का तो मुझे समझ में आता है। जया के लिए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ उस अक्षय वर्मा को तुम मेरे हवाले छोड़ कर जा रही हो। लाइक सीरियसली स्वाति, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे वो अक्षय वर्मा फूटी आँख नहीं सुहाता है। मैं जब उस अक्षय वर्मा को देखता हूँ तो मुझे मेरे दोस्त की दोस्ती नज़र आती है, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने दोस्त की दोस्ती को चुनूंगा, ना कि इस गद्दारी को। इसलिए शायद तुम्हें याद नहीं है कि खतरनाक आइलैंड पर मैंने उस अक्षय वर्मा का क्या हाल किया था। उस समय भी वो मेरे हाथों से मरते मरते बचा था। इसके बावजूद भी तुम उसे मेरे पास छोड़कर जा रही हो। अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और तुम क्या करने की बातें कर रहे हो, लेकिन हाँ करण, मैं तुम्हें साफ साफ कह दूँ, तुम्हें मेरी कसम है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, जब तक जया के साथ साथ तुम यहाँ पर अक्षय वर्मा का भी ख्याल रखोगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता कि अक्षय वर्मा का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, क्या नहीं, तुम्हें क्या फील होता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर उसे के देखभाल करना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। और मैं उम्मीद करती हूँ करण कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने चेहरे पर अब जल्दी से अपना मास्क लगा देती है, और मास्क लगाने के बाद अब वो यहाँ पर करण को एक हक करती है, और उसके बाद अब वो यहाँ पर टेरेस की तरफ जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया जो कि बस स्वाति को ही देख रहे थे, हालांकि वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार स्वाति रुकती ही नहीं है, और स्वाति भी यहाँ पर अपनी टेरेस पर जाने के बाद अपने चौपर में चले जाते हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर टेरेस पर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर उनका पहले से ही चौपर वहाँ पर था, इसलिए वो जल्दी से जाकर अब अपने चौपर में बैठ जाती है। और चौपर में बैठने के बाद स्वाति मल्होत्रा सबसे पहले यहाँ पर अब अपने लैपटॉप को ऑन करती है। इस लैपटॉप को ऑन करने के बाद यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा सोचती है कि वो इससे बस एक इंटरनेट कॉल कर लेती है, और उसके बाद अब वो यहाँ पर अपने इंटरनेट कॉल से एक नंबर डायल कर देती है। इधर कुछ ही देर के बाद अब उसे सामने से हेलो की आवाज़ आती है। जैसे ही स्वाति के कानों में हेलो की आवाज़ आई तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, एनी मुझे ये बताओ कि मारवा हाउस में सब ठीक तो है ना। अब उसके इस बात पर अब एनी कहती है, बॉस अब तक तो यहाँ पर सब ठीक है, और हाँ जॉन आप गुलेरिया हाउस के लिए भी निश्चिंत रहना, क्योंकि जॉन गुलेरिया हाउस में सिद्धार्थ बनकर सब कुछ संभाल रहा है। और इसके अलावा अनिका मैडम ने भी मल्होत्रा हाउस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जाने से पहले ही यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसलिए तीनों के तीनों घर अभी सुरक्षित हैं। इसलिए आपको तीनों ही गुलेरिया हाउस, मल्होत्रा हाउस और मारवा हाउस, इन तीनों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सब संभाल रहे हैं। एनी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ एनी, मैं फिर भी यही कहूँगी कि दुश्मन अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो मैं यही कहूँगी कि सभी चौकन्ने रहना, किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी सस्पेक्ट लगता है तो तभी अटैक कर देना। और हाँ एनी, देखो राघव को फ़ोन करके बता दो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ कि वो उस लोकेशन पे वहाँ पर आ जाए और मुझे वहीं पर मिले। इधर स्वाति की इस बात को सुनने के बाद अब एनी कहती है, ओके मैम, ओके बॉस, ये काम हो जाएगा। वैसे मैम क्या मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ जो लोकेशन आप मुझे राघव के लिए भेज रही हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ पर आना चाहती हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इधर एनी की इस बात को सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं एनी, अभी नहीं, तुम अभी मारवा हाउस में ही रहो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा रहना भी बहुत ही ज़रूरी है।
वहाँ एनी भी यहाँ पर एकदम संकट में पड़ गई थी, क्योंकि एनी के लिए उसे यहाँ पर मारवा हाउस को भी प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो यहाँ पर अपने बॉस को भी किसी चीज़ के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि एनी को अब लगने लगा था उसकी बॉस अगर वहाँ से वापस जिस लोकेशन के बारे में बात कर रही है यहाँ पर आई है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए वो यहाँ पर अपनी बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एनी जो कि अभी अपने ख्यालों में थी, तभी उसे स्वाति मल्होत्रा की फिर से आवाज़ आती है कि एनी मुझे उसे बाहर निकालना है। तो इधर स्वाति की इस बात पर अब एनी कहती है ओके बॉस, और इधर एनी को अपनी कमांड देने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने चॉपर को तेज़ी से उड़ाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ क्योंकि स्वाति के जाने के बाद अब करण गुलेरिया अपने मन में ही सोचते हैं अब सच में बहुत हो गया है, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भी अब इन पंछियों से बात करना सीखना ही होगा, क्योंकि स्वाति क्या कर रही है क्या नहीं, वो कौन सी मुसीबत में फंसने के लिए जा रही है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर स्वाति इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, क्योंकि मैं तो इन पक्षियों की भाषा को समझ ही नहीं पा रहा। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उस गरुड़ ने स्वाति को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है जिसके बाद उन्होंने अचानक से इंडिया में जाने का फैसला कर लिया। इसलिए अब मेरे लिए इन पंछियों की भाषा को समझना और भी ज़रूरी हो गया है, ताकि आने वाले किसी भी समय में अगर स्वाति मुझसे कोई भी बात छुपाती है तो मैं उसके बारे में जान सकूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे हर बार धनंजय की हेल्प लेनी पड़ती है स्वाति से बात करने के लिए जब स्वाति मेरे पास नहीं होती, इसलिए अब मुझे ये सब करना होगा। क्योंकि कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बताता है जो इन पक्षियों से बात कर सकता है। और वैसे भी स्वाति इंडिया क्यों गई होगी, यहाँ करण इधर अपने ही ख्यालों में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर इस फ्लावर आइलैंड में यहाँ पर देवराज गुलेरिया की नज़र बस अब यहाँ पर उस गोल्डन फ्लावर पर ही थी। वो भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे उस फूल को तोड़ सकें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ से ये लोग अब इस फ्लावर को लेने के लिए तैयार खड़े थे। और साथ ही साथ अब उन्हें अपने प्लानिंग पर पूरा भरोसा भी था कि उन्होंने जो यहाँ पर अनिका के अगेंस्ट एक प्लानिंग की है, उनके वो 3 आदमी जिन्हें खुद राजेश मर्फी रामल वहाँ पर लेकर आया था, वो अब अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही लोग अनिका की ही साइड से थे। तो वहीं अब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास अब इन लोगों को देखकर कहते हैं हम इनके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं अनिका, ये तो सच में काफ़ी दुविधापूर्ण कार्य होगा, ये हमारे ही लोग हैं। तो वहीं अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की बात को सुनने के बाद अब अनिका भी खुद हैरान थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए अब यहाँ पर अनिका अब अपने सामने खड़े हुए बलबीर सर से कहती है आप लोग यहाँ पर इन लोगों का साथ आप क्यों दे रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप तो हमारी साइड थे, लेकिन आप इनकी तरफ ऐसे कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप ये काम किसी मजबूरी में कर रहे हैं या अपनी स्वेच्छा हिस्सा से? हालांकि अनिका जानती थी कि अगर उसके बलबीर सर, सुखबीर सर और यहाँ पर है और जहांगीर, अगर ये तीनों ही यहाँ पर हैं तो ज़रूर इसके पीछे इनकी कोई ना कोई तो मजबूरी ज़रूर होगी, क्योंकि सर जी यहाँ पर जिन 3 लोगों को यहाँ पर लेकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि बलबीर सर, सुखबीर सर और यहाँ पर जहांगीर, ये तीनों ही थे जिन्हें दुश्मनों ने जिन्हें अनिका के सामने किया था, ताकि अनिका इन तीनों के ऊपर वार ना कर सके और वो इस गोल्डन फ्लावर को लेने में कामयाब हो जाएं। तो इधर अब यहाँ पर अनिका अब उन्हें समझा रही थी कि वो ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो इधर अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर जहांगीर कहता है देखो अनिका, तुम यहाँ पर अब अपने कदमों को पीछे ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा तो नहीं होगा, साथ के साथ तुम्हारी टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब इन सब बातों का कोई भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा सामना यहाँ पर हम तीनों से होगा। यहाँ जहांगीर ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात में साथ देते हुए अब सुखबीर सर भी कहते हैं हाँ अनिका देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सभी की मौत तो यहाँ पर हम लोगों के हाथों से ही पक्की है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी उल्टे पाँव यहीं से ही लौट जाओ। इधर यहाँ पर सुखबीर सर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है हम पीछे नहीं हटेंगे, ये बात तो आप भी जान लो।
क्योंकि हम पीछे हटने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब बलबीर सर कहते हैं, हाँ अनिका, इसमें कौन सी नई बात है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जिद्दी तो तुम हमेशा से ही थी, तो आज भी वही जिद तो करोगी, और तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। लेकिन चलो, अगर तुम जिद कर रही हो और तुम्हें यही मंजूर है, तो आज तुम्हारे साथ फाइट करना बनता ही है। आज आमना सामना जरूरी है। चलो उतरो मैदान में आओ, हम भी देखते हैं कि तुम किस तरह से पीछे नहीं हटोगी। इधर बलबीर सर की ये सीधे सीधे वार्निंग सुनते हुए अब अनिका कहती है, लेकिन हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि ये करके आपको क्या मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे ये गोल्डन फ्लावर हर हाल में चाहिए, अब चाहे इसका अंजाम जो भी कोई क्यों ना हो। अब इसके लिए चाहे मेरे सामने मेरा अपना कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं हर हाल में इस गोल्डन फ्लावर को लेकर ही रहूँगी। और ये कहते हुए ही अनिका भी यहाँ पर अपने ही गुरु के सामने अब अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं अनिका जो कि बलबीर सर के सामने खड़ी थी, तो वहीं सुखबीर सर के सामने अब इंस्पेक्टर अब्बास आकर अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं जहांगीर के सामने यहाँ पर अब्दुल आकर खड़ा हो गया था। अनिका, इंस्पेक्टर अब्बास और अब्दुल ने तीनों ने ही यहाँ पर उनके सामने फाइट करने के लिए खड़े थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन से दूर एक गांव में यहाँ पर एक जीएनटी गर्ल वहाँ पर आ जाता है। तो वहीं उस जीएनटी गर्ल को देखकर अनिका की नज़र जब उसके ऊपर जाती है, तो वो यहाँ पर उसके पास आकर कहती है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। क्योंकि उस जीएनटी गर्ल को वहाँ पर देखकर अब यहाँ पर अनंता भी समझ जाती है कि जरूर ये उसे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया होगा। तो अनंता की इस बात पर अब वो जीएनटी गर्ल अनंता की तरफ देखता है। इधर दोनों अब एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करने लगते हैं। तो इधर अब वो जीएनटी गर्ल अब यहाँ पर अनंता को अपनी पूरी की पूरी बातें बताने लगता है। इधर जैसे ही अनंता ने ये सब सुना, तो वो यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के बाद अब कहती है, अब क्या होगा, कैसे अनिका और रोहित इस मुश्किल से निकल पाएंगे। क्योंकि ये जीएनटी गर्ल अब यहाँ पर इस आइलैंड पर हो रही हर एक एक्टिविटी के बारे में अनंता को बता देता है। इधर अब यहाँ पर अनंता कहती है, किंग कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारते हैं और ना ही महारानी। ये बात तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो तीनों ही लोग अब यहाँ पर अनिका के सामने खड़े हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो तीनों के तीनों बेगुनाह है। लेकिन हाँ, वो इस वक्त दुश्मनों की तरफ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, क्योंकि किंग के रूल के अनुसार ना तो किंग उसे मार सकते और ना ही महारानी। इसलिए अब यहाँ पर रोहित और अनिका के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। और ये कहते हुए ही अनंता इधर अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है। तो वो यहाँ पर कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब एक आवाज़ आती है, मैडम क्या हुआ है, आप इतनी गहरी सोच में क्या सोच रही हैं, क्या कुछ हुआ है क्या। अब यहाँ पर जैसे ही ये आवाज़ अब अनंता के कानों में गई, तो ये सुनते ही अब अनंता अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो अब कहती है, भाग्यश्री हमें फ्लावर आइलैंड के लिए निकलना होगा, क्योंकि अभी हमारा वहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम मैं भी अपना चॉपर रेडी करती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। इस बात पर अनंता कहती है, हाँ भाग्यश्री देखो जल्दी करो, क्योंकि मुझे बच्चों की काफ़ी टेंशन हो रही है। बच्चे वहाँ पर ठीक नहीं हैं, उनके सामने दुश्मनों ने सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी है कि वो पता नहीं सही फैसला ले पाएंगे या नहीं। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, ओके मैडम आप चिंता मत कीजिए। और वो यहाँ से ये सब कहने के बाद अब चॉपर को रेडी करने के लिए जाने लगती है। तो वहीं इधर अनंता भी अपने रूम में सोचती हैं, आखिर अलेक्जेंडर कहाँ पर है, उसे तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। क्योंकि अनंता को पता था कि जब अनिका पेरिस के लिए निकलेगी, तो वो यहाँ पर आर्यन को किंग के पैलेस में छोड़ने वाली थी। तो अलेक्जेंडर तो वो यहाँ पर अपनी डॉक्टरी अपनी पढ़ाई के लिए अनंता के पास आने वाला था, लेकिन अभी तक अलेक्जेंडर यहाँ पर नहीं पहुँचा था। इसलिए अलेक्जेंडर के बारे में वो यहाँ पर सोच रही थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी अब तक इंडिया में पहुँच चुकी थी।
इंडिया में पहुंचने के बाद स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बिल्कुल सामने खड़ी थी और अब तक वहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के पास ही वहाँ पर अब बूढ़े बाबा भी वहीं पर आ चुके थे, क्योंकि स्वाति के कहे अनुसार एनी ने बूढ़े बाबा तक को इन्फॉर्म कर दिया था कि बॉस ने उन्हें वहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के पास बुलाया है। इधर जैसे ही उनकी नज़र अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पर जाती है तो इधर बूढ़े बाबा भी जल्दी से स्वाति के पास आ जाते हैं और अब वो उनसे कहते हैं, मैडम मुझे तो लगा था कि आप अनिका बेटी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर उस आइलैंड पर जाएगी उस गोल्डन फ्लावर को लेने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ पर आ गई हैं। इसकी कोई वजह है क्या? क्योंकि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ पर एकेडमी में आ सकती हैं। आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? इधर बूढ़े बाबा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ राघव, ये बात तुमने सही सोची। वैसे मैं यहाँ पर अनिका की मदद करने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे यकीन है कि रोहित और अनिका सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो शायद अनिका इसके लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती। इधर ये सुनते ही बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं मैडम कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप यहाँ पर अब इस ब्रह्मपुत्र एकेडमी में रहकर अनिका की हेल्प कैसे कर सकती हैं? इधर बूढ़े बाबा की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो राघव, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी के जल्दी अंदर चलो, क्योंकि अंदर जाने के बाद तुम्हें सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अंदर की तरफ बढ़ जाती है तो इधर बूढ़े बाबा भी अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पीछे ही अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के अंदर जाने लगते हैं। इधर वो दोनों जैसे ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के गेट पर होते हैं तो वहाँ पर कुछ अनजान चेहरों को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, राघव, मेरे ख्याल से अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया होगा, क्योंकि देखो इन चेहरों को देखो और इन्हें देखकर अब तुम्हें सब कुछ अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम आप ठीक कह रही हैं। आपने सच में बहुत ही अच्छा किया कि आपने मुझे यहाँ पर मास्क पहनकर आने के लिए कहा, अदरवाइज मैं तो वैसे ही आ जाता। और ये कहते हुए ही बूढ़े बाबा अब दौड़कर गेट के पास जाकर वो अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेते हैं। तो इधर अपने सामने अभी एक अनजान आदमी को देखकर वो सभी जो यहाँ पर गेट पर पहले से ही मौजूद थे वो भी अभी अलर्ट की पोजीशन में आ जाते हैं।